बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का जो लेक्चर है वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है, और उस मार्केट स्ट्रक्चर में से जो एक फार्म हम देखते हैं वो है मोनोपोली। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोपोली का मतलब क्या है। मोनोपोली का मतलब ये है कि जब पूरी मार्केट के अंदर कोई भी एक सिंगल प्रोड्यूसर हो और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी कि उसका कोई भी मुतबादिल मार्केट में आपको यानी कि अल्टरनेटिव ना मिल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोपोली। इसमें ख़रीदने वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बेचने वाले सिर्फ एक ही होता है। अब पाकिस्तान में इसकी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इसकी एग्जांपल आपको जो मोस्ट क्लोज मिलती है वो वापडा की है। जैसे पाकिस्तान में जो बिजली बना रहा है वो वापडा बना रहा है, तो बनाने वाली तो कंपनी एक है लेकिन उसको ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके बाद बात आती है कि मोनोपोली के फ्यूचर या उसके खसूसियात क्या होती हैं। इसमें सबसे पहला जो मोनोपोली का फ्यूचर है वो ये है प्राइस सेटर। मोनोपोली के अंदर जो फर्म होती है वो प्राइस सेटर होती है, क्योंकि पूरी मार्केट के अंदर एक ही फर्म काम कर रही है, तो इसलिए वो जो अपनी मर्ज़ी से चाहे वो कीमत वो चार्ज कर सकती है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था, वहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, क्योंकि वहाँ पे फर्में बहुत ज़्यादा होती हैं, कंपटीशन चल रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो फर्में होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस सेटर है, क्योंकि एक ही फर्म है मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रही होती है। इसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स। लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स का मतलब ये है कि उस चीज़ को ख़रीदने वाले इतने ज़्यादा हैं कि अगर कुछ लोग मार्केट छोड़ देते हैं कि भाई हम इस चीज़ को नहीं ख़रीदते, तो उनके इस ना ख़रीदने की वजह से मार्केट के अंदर उस चीज़ की प्राइस पे किसी भी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ जी मैं कल से वापडा आपकी बिजली यूज़ नहीं करता, तो मेरे इस डिसीजन से वापडा की कीमतों के ऊपर किसी किस्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा मार्केट छोड़ देता है कि मैं इस चीज़ को नहीं ख़रीदूँगा, तो उसके इस डिसीजन की वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर जो उस चीज़ की कीमत चल रही होती है उस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद तीसरा जो फ्यूचर है मोनोपोली का वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि प्राइस में फ़र्क पाया जाता है, मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ कीमतों के ऊपर वो चीज़ बेची जा रही होती है। जैसे कि अगर आप वापडा की बात करें तो वापडा के अंदर ही कुछ जो आपको बिल्स हैं वो कमर्शियल एरियाज़ के ऊपर आते हैं, कुछ हाउस होल्ड यूज़ के ऊपर आते हैं, जो वापडा के अपने मुलाजमीन हैं उनको किसी और रेट के ऊपर मिल रही होती है। तो इस तरीके से प्राइस के अंदर फ़र्क पाया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। फिर चौथा फीचर जो है वो है नो फ्री एंट्री और रिस्ट्रिक्शन फ्राम द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। कोई भी आम बंदा आके मार्केट में वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसे गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। पांचवा जो इसका फीचर है वो है इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज प्राइस के हवाले से, जैसे कि हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि प्राइस में फ़र्क पाया जाता है। अगर आप लोग ट्रेन में कभी सफ़र करें तो ट्रेन के अंदर इकानमी क्लास है, बिज़नेस क्लास है, तो हर एक का जो टिकट है वो जो प्राइस है उसमें फ़र्क पाया जाता है। तो जो कंज्यूमर है उसको इम्परफेक्ट नॉलेज होता है रिगार्डिंग प्राइस। और जो इसका सिक्स्थ फ्यूचर है वो ये है कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो इसमें बराबर होते हैं, लेकिन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो फर्म है वो हर नया यूनिट बेचने के लिए अपनी प्राइस कम करती चली जाती है, जिसकी वजह से जो उसका हर नए आने वाले यूनिट से जो रेवेन्यू है वो चेंज होता रहता है। इसलिए इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो सेम नहीं होते। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली कि मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है।
तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये है कि मार्जिनल कास्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में इक्वल हों। और दूसरा पॉइंट ये है कि मार्जिनल कास्ट कट्स MR फ्रॉम बिलो, कि जो मार्जिनल कास्ट से कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से टच करता हुआ जाए। ठीक है, अब कर्व बनाने से पहले हम एक दफ़ा टेबल बनाते हैं ताकि अब तमाम लोगों को पता चल जाए कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाया कैसे जाता है। यहाँ पहले कॉलम के अंदर मुख्तलिफ प्राइसेस ली गई हैं। आप देख रहे हैं कि हर नई आने वाली जो प्राइस है वो पहली वाली से कम है। अब ये प्राइस क्यों कम हो रही है? अभी मार्केट के अंदर तो खाली एक ही फर्म ऑपरेट कर रही है, तो प्राइसेस क्यों कम करे? उसे तो चाहिए वो प्राइसेस ज़्यादा रखे। तो फर्म ऐसा इसलिए करती है, जैसे कि अगर आप लोग ये देखेंगे जो वापडा है, वापडा अगर बिजली की कीमतों में कमी कर देता है, जो उसकी यूनिट है वो कम कर देता है, यूनिट पर हेड जो यूनिट की प्राइस है उसमें अगर वो कमी करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग हैं वो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। उन्हें पता है कि भाई अब ये बिजली सस्ती होगी है, तो वो जहाँ पहले एहतियात कर रहे थे अब वो नहीं करेंगे, वो ज़्यादा यूनिट ऑटोमेटिकली कंज्यूम करने शुरू कर देंगे। अब वो बिजली के यूनिट कम होने सस्ते होने की वजह से तमाम लोग ये कोशिश करेंगे, या मोस्टली लोग कोशिश करेंगे घरों में AC लगवा लें। तो जब वो AC लगवाएंगे या पंखे या इस तरह की चीज़ें लगवाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो बिजली की यूनिट कंज्यूमिंग है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका बिल भी बढ़ जाएगा। और इस तरह अल्टरनेटिव क्या होगा कि जो वो फर्म है उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो प्राइसेस कम करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को ख़रीद सकें और उसका रेवेन्यू बढ़ सके। और दूसरे कॉलम के अंदर क्वांटिटी ली गई है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है? अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। यहाँ पर इस वक्त आपने एक क्वांटिटी सेल की है और आपके पास जो उसकी प्राइस है वो 20 है, तो 20 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरह जब 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 48 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जब आप इस प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है? मार्जिनल रेवेन्यू है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी के ऊपर तो क्योंकि इससे प्रीवियस क्वांटिटी है नहीं तो इसलिए एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ से यहाँ पे अब जब आपने 2 क्वांटिटी सेल की हैं तो आपके टोटल रेवेन्यू के अंदर कितना चेंज आया? टोटल रेवेन्यू आप इस वैल्यू को इसमें से माइनस करें, यानी कि 36 माइनस 20 किया तो 16 आ गया। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू 16। अब चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई है? 2 माइनस 1 क्वांटिटी का चेंज आया और टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज आया? 16 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू है क्या कि एक एक्स्ट्रा या एक एडिशनल यूनिट सेल करने के ऊपर आपके पास जो रेवेन्यू आता है वो बोलते हैं उसको मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो थर्ड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? जब आप इस 48 को 36 में से माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो 12 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? जब आप 56 माइनस 48 करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास तमाम मार्जिन रेवेन्यू की वैल्यू आ गई। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए आप टोटल रेवेन्यू को Q से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। यहाँ देखें टोटल रेवेन्यू कितना है? 20, और इस वक्त क्वांटिटी आपने कितनी सेल की है? 1, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 तो ये 20 आ गया। यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू 36 है और आपने क्वांटिटी कितनी सेल की है? 2, 36 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 18 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 48 है, 48 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप बाकी तमाम एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब जब ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं तो आपने इनको सिंपल एक ग्राफ के ऊपर ड्रा कर देना है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस के ऊपर रेवेन्यू। रेवेन्यू से मुराद एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, जिस चीज़ का भी आप कर्व बनाना चाहते हैं। यहाँ पर क्वांटिटीज़ आपके पास 1 से लेकर 7 तक हैं, तो 1 से 7 तक नंबर लिखे और यहाँ मैंने इन वैल्यूज़ को इस तरतीब से लिखा है कि ताकि उसमें मेरे ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की तमाम वैल्यूज़ कवर हो जाएँ। ठीक है, मैंने 2 वैल्यूज़ का गैप दिया। आप अपनी आसानी के लिए जैसे गैप देना चाहिए दे सकते हैं। अब देखें कि जब मैंने एक क्वांटिटी सेल की थी, एक फर्म में जब एक क्वांटिटी सेल कर रही थी तो उस वक्त उसका एवरेज रेवेन्यू 20 था। तो ये 1 और 20 के सामने ये पहला पॉइंट लगाया। जब 2 सेल किए तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू 18 था, तो
तो ये 2 और 18 के सामने पॉइंट लगाया। जब आपने 3 सेल किए तो आपका एवरेज रेवेन्यू 16 था, तो ये 3 और ये 16 के सामने ये डाट लगाया। इसी तरीके से बाकी ये 4 के सामने आपके पास 14 है, 5 के सामने 12 है, तो ये सारे पॉइंट लगाए और इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ गया। इसी तरीके से जब हम मार्जिनल रेवेन्यू को कर्व बनाना चाह रहे हैं, तो जब आपने 1 यूनिट सेल किया तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू 20 है, तो ये 1 और 20 के सामने आपने पॉइंट लगा दिया, ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है। फिर जब आपने 2 यूनिट सेल किए तो आपके पास जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 16 है, तो ये 2 और 16 के सामने आपने दूसरा डाट लगाया। जब 3 यूनिट आपने सेल किए तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू 12 है, तो ये 3 और 12 के सामने आपने ये डाट लगाया। इसी तरीके से जब आपने 4 यूनिट सेल किए तो मार्जिनल रेवेन्यू 8 हो गया, तो ये 4 और 8 के सामने आपने ये डाट लगाया। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ के साथ भी आपने ये डाट लगाए और जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे। तो हम लोगों ने ये AR का कर्व ड्रा किया, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ड्रा किया और MC का कर्व। इस पॉइंट के ऊपर MC और MR बराबर हैं, तो यहाँ से हम जब इस पॉइंट को ऐसे नीचे लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल आएगी। अब इसी पॉइंट को जब हम ऊपर प्राइस लाइन, ये आपके पास जो एवरेज रेवेन्यू है यही आपके पास प्राइस भी है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर होते हैं, तो यही लाइन आपके पास एवरेज रेवेन्यू भी है, यही आपके पास प्राइस भी है और यही आपके पास डिमांड कर्व भी है। तो इसी पॉइंट को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जब आप ये आपका पॉइंट इस एवरेज रेवेन्यू के कर्व को टच करेगा तो ये आपके पास प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और प्राइस आप लोग ग्राफ की मदद से कैसे पॉइंट आउट करते हैं अंडर मोनोपोली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट अगर हमने देखना हो मोनोपोली के अंदर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको ज़रा हम देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे आता है। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मोनोपोली के अंदर चूँकि पूरी मार्केट के अंदर एक ही फर्म ऑपरेट कर रही होती है, तो वो इसलिए जो प्राइस चार्ज करती है वो हमेशा उसकी कास्ट से ज़्यादा होती है, एवरेज कास्ट से वो प्राइस हमेशा ज़्यादा चार्ज कर रही होती है। तो इसलिए फ़र्म आम तौर पे मोनोपोली में अमूमन ऐसा होता है कि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? जब आपका एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है वो एवरेज कास्ट से कर्व से ऊपर होगा, या एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कास्ट। अब ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे, जैसे कि अभी पिछले वाले ग्राफ में हमने किया। वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेवेन्यू को लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया। ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व आ गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आ गया, और इसी तरीके से हमने मार्जिनल कास्ट का कर्व ड्रा किया। इस पॉइंट पर MC और MR इक्वल हैं, तो हम लोगों ने क्वांटिटी डिसाइड कर ली। इसी पॉइंट को जब हमने ऊपर रेवेन्यू वाली इक्वेशन कर्व से मिलाया तो हमारे पास ये प्राइस आ गई। अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो ज़ाहिर बात है जो एवरेज कास्ट का कर्व है वो इस पॉइंट से नीचे होगा, तो ये हमने एवरेज कास्ट का कर्व ड्रा किया। अब ये हमारे पास कास्ट आ गई। ठीक है, तो अब कास्ट कैसे आती है? ये जो प्राइस वाली लाइन है, ये आपके पास डाट ऐसे नीचे आ रहे होते हैं, ये जो क्वांटिटी वाली है, तो जहाँ पर एवरेज का कास्ट का कर्व इन पॉइंट से गुजरता है ना, टच करता है, तो उसी पॉइंट से हम इधर ऐसे ले जाते हैं तो हमारे पास कास्ट आ जाती है। अब ये जो पूरा एक एरिया है, ये जो अंदर एक डायग्राम सी शक्ल बन गई है, एरिया जो PCME है, ये आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है अंडर मोनोपोली। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि एवरेज रेवेन्यू की स्लोप है वो कम है। अब ये कैसे भी एवरेज रेवेन्यू की स्लोप कम है और मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप ज़्यादा है? आप इस चीज़ को समझने के लिए देखें कि ये लाइन आप देखें थोड़ी सी इस तरीके से तिरछी है और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आ रही है। तो आप अपने जहन में ये बात रखें कि अगर यहाँ पर इस जगह पर एक बाल रखा जाए तो बाल किस लाइन से ज़्यादा तेज़ी से आएगा, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू? आप देख लें कि मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल ऐसे नीचे स्ट्रेट है, तो इसमें बाल ज़्यादा नीचे तेज़ी से आएगा, तो इसका मतलब इसकी स्लोप ज़्यादा है और जो इसकी स्लोप है वो कम है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ये मोनोपोली के हवाले से आपका पूरा लेक्चर था। अब चूँकि मोनोपोली के अंदर हमें बहुत ही कोई ऐसा रेयर केस नज़र आता है कि शट डाउन हो, तो इसलिए इसके शट डाउन के केस नहीं है। तो अगर इसके हवाले से किसी भी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकता है।